हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जिसमें हमने देखेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल का एक क्वेश्चंस था। समुद्रगुप्त ने अपने विजयों में दोहरी नीति को क्यों अपनाया था? कुछ राजाओं को उसने पूर्ण रूप से नष्ट किया और अन्य को उसने सिंहासन से हटाया और पुनः सिंहासन पर बैठाया था। तो इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से विस्तार से समझाना है, बताना है। तो ये क्वेश्चंस आपने देखा कि पूछा गया 65th बीपीएससी में, और हो सकता है कि आपका रिपीटेड भी हो सके। तो हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे, कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको क्या करना है। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित सारी चीज़ें कवर कराई जा रही है और साथ ही साथ GS1 GS2 भी आपको अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप लोगों की रिक्वेस्ट काफ़ी आ रहा था और समय मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिनका जो भी देखना है आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि समुद्रगुप्त ने अपने विजयों में दोहरी नीति क्यों अपनाई और कुछ राजाओं को उसने पूर्ण रूप से नष्ट किया था और अन्य को उसने राज सिंहासन से हटाया और पुनः सिंहासन पर बैठा था। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व कैसा था, समुद्रगुप्त की विजय कहाँ कहाँ हुआ, इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात, यानी चंद्रगुप्त उसका पिता था। तो चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। तो मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त उसका बड़ा बेटा नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त उसका बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन उसके जो भी बेटे थे समुद्रगुप्त मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम के जो भी बेटे थे, उनमें सबसे मतलब कह सकते हैं प्रतिभाशाली और एक योग्य शासक बनने लायक जो था वो समुद्रगुप्त ही था। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो कि समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त सबसे योग्य, प्रतिभावान एवं वीर था। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अन्य पुत्रों को छोड़कर उसी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। अतः समुद्रगुप्त गुप्त सम्राटों में ही नहीं बल्कि अन्य महान सम्राटों की श्रृंखला में अद्वितीय माना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये लाइन आपको इम्प्रेसिव बनाएगा, आप इसको लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक योग्य सेनापति भी था, कला प्रेमी और काव्य एवं संस्कृति का जो कि प्रकांड कह सकते हैं, प्रकांड विद्वान था। ठीक है, वो एक सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि वो शासक ही नहीं था, एक योग्य सेनापति भी रहा। कला प्रेमी में भी काफ़ी उसकी रुचि रही थी। काव्य और संस्कृति का एक प्रकांड जो कि विद्वान भी माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मैंने लिखा है समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। अब यहाँ पे हमने एक इतिहासकार के नाम को मेंशन किया, RC मजूमदार के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व महान, प्रभावक तथा अद्वितीय था। उसने भारतीय इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ किया था, यानी अपने चंद्रगुप्त जो प्रथम अपने पिता था उसी के तहत, उसी के द्वारा, यानी उसी की तरह अपने साम्राज्य को भी काफ़ी मतलब एक ऊंचाई पर ले गया था। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जो कि हम लोग आगे देखेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे एक और जो कि लिखते हैं VS स्मिथ। VS स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के बारे में। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, जैसे समुद्रगुप्त हो गया, इसमें क्या क्या जो कि विशेषताएं थी इनके हम व्यक्तित्व को देख सकते हैं। एक महान विजेता एवं कुशल सेनापति के रूप में समझ सकते हैं। साहित्य एवं संगीत प्रेमी थे, उद्धार जो कि शासक थे, कुशल सेना नायक और एक जो कि योद्धा भी थे और कुशल राजनीतिज्ञ थे। इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं महान विजेता एवं कुशल सेनापति से। तो महान विजेता एवं कुशल सेनापति, समुद्रगुप्त एक महान शासक और पराक्रमी विजेता था। उसने भारत के दूर दूर भागों तक अपनी पताका फहराई थी, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक समुद्रगुप्त ने अपनी पताका जो कि फहराई थी। अपने पिता से छोटे से प्राप्त राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम से इनको बस एक छोटा सा साम्राज्य मिला हुआ था, मतलब छोटा सा राज्य मिला था, लेकिन ये एक महत्वाकांक्षी शासक थे और अपनी उतने में खुश रहने वाले नहीं थे। तो इन्होंने अपने आस पड़ोस, साथ साथ उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक के काफ़ी विजय किए और तब जाकर के अपने साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य का रूप दिया। तो यहाँ पे यही बात लिखा गया कि अपने पिता से
प्राप्त छोटे राज्य को उन्होंने एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के अधिकांश भागों में अपने वंश का सिक्का जमाया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया महान विजेता और कुशल सेनापति क्यों थे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे साहित्य एवं संगीत प्रेमी। तो देखिए, समुद्रगुप्त केवल एक विजेता नहीं था, वह एक उच्च कोटि का विद्वान, कवि एवं जो कि विद्या प्रेमी भी थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आप लाइन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब है उदार शासक। तो समुद्रगुप्त बहुत बड़ा उदार एवं प्रजापालक सम्राट था, और इसके बारे में हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया वह असहाय व्यक्तियों की सहायता करने को हमेशा तैयार रहता था। इस कारण हरिसेन ने समुद्रगुप्त को दिनों का दान देने वाला शासक बताया। तो ये लाइन इंप्रेसिव हो गया, दिनों को दान देने वाला शासक बताया। किसने बताया था? तो हरिसेन आपको पता है कि इनके दरबारी जो कि कवि थे। अगला है कि समुद्रगुप्त धार्मिक दृष्टि से भी उदार था। वह स्वयं वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, परंतु सभी धर्मों का आदर करता था। तो ये काफ़ी अच्छा है और एक शासक के रूप में मतलब ये होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अगला है कि कुशल सेनानायक और योद्धा। तो समुद्रगुप्त अपने सभी युद्धों में स्वयं सेना का संचालन करता था। यानी एक राजा तो थे, लेकिन वो खुद अपनी सेना का संचालन भी किया करते थे, हमेशा विजय प्राप्त की, और इस तरह से वो हमेशा हर युद्ध को जीता। इससे यह सिद्ध होता है कि वह एक कुशल सेनानायक थे। प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट होता है, हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है, इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त की विजयों का जो रहस्य था, उसके द्वारा एक महान योद्धा के गुणों का निर्वहन करते हुए कुशल सैन्य संचालन करना था। ये इनकी मतलब एक रहस्य गुण कह सकते हैं। अब इसके बाद है कि कुशल राजनीतिज्ञ। दक्षिण के पराजित राज्यों के प्रति सम्राट समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई थी, वह उसको कुशल राजनीतिज्ञ सिद्ध करती है। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो नीति अपनाई थी, क्वेश्चंस में अभी हमारा यही चीज़ मेंशन है कि उनके विजयों की दोहरी नीति क्यों अपनाई थी, ये हमें बात करना है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट होता है नीति से संबंधित बातें। ठीक है, यानी नीति और विजयों से संबंधित। तो अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समुद्रगुप्त के विजय। तो समुद्रगुप्त का जो विजय है, देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यकाल के समय तक गुप्तों की जो सत्ता रही वो बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से भाग तक ही सीमित थी। ठीक है, संपूर्ण देश में विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ विद्यमान थी, यानी अलग अलग जो कि सम्राट थे, अलग अलग मतलब शासक थे उस वक्त। समुद्रगुप्त जैसे महत्वाकांक्षी सम्राट के लिए यह एक ठीक था कि छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में बांधकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। जैसे कि हमने ऊपर में देखा था कि उनको एक मतलब अपने पिता से बहुत ही छोटा सा राज्य मिला था, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। किस तरह से बदला था? तो इसी तरह से कि छोटे छोटे राज्यों को मतलब कि अपने में बांध करके उनको विजित करके अपने साम्राज्य में लाया, और उसके बाद मतलब एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो आगे हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त ने इसी उद्देश्य से दिग्विजय की नीति को अपनाया। दिग्विजय यानी कि अब राज्यों को जीतने की जो नीति थी, युद्ध करके अपने साम्राज्य में लाना, अपने अधीन करना, ये उनकी दिग्विजय की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के दिग्विजय में शामिल था जैसे आर्यावर्त के राज्य, आत्विक राज्य और दक्षिणापंथ के राज्य, और भी बहुत सारे थे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों को मेंशन करेंगे, इतना से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कि विद्वानों का मानना था कि आर्यावर्त की दिग्विजय समुद्रगुप्त की सबसे पहली विजय थी। ठीक है, विद्वानों का मानना था कि आर्यावर्त की जो दिग्विजय थी समुद्रगुप्त की सबसे पहली विजय थी। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पड़ोसी राज्यों से निपट लेना उचित समझा। बिल्कुल सही है कि सबसे पहले पड़ोस को ही अपने आप में कब्जा करो, अपना अधीन करो। ठीक है, उचित समझा। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यावर्त के 9 राज्यों को सबसे पहले अपने अधीन किया। इन आर्यावर्तों के राज्यों पर विजय के परिणाम स्वरूप अधिकांश उत्तरी भारत समुद्रगुप्त के अधिकार में आ गए थे। ठीक है, अब इसके पश्चात आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को जीता, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लेकर के जबलपुर तक फैले थे। ये जंगली जो कि जातियाँ हुआ करती थी। इन राज्यों को जीते बिना समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर न बढ़ पाता, और इन राज्यों के विजय से दक्षिण अभियान का मार्ग खुल गया था। यानी अगर समुद्रगुप्त को दक्षिण की तरफ बढ़ना था, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ना था, तो सबसे पहले इन्हीं को जीतना था, आठविक राज्यों को। ठीक है, तो आठविक राज्यों को इन्होंने जीता, और उसके बाद जैसे इन पर विजय
मतलब प्राप्त हुआ, तो इनके लिए दक्षिण विजय का मार्ग खुल गया था। बस यही इसमें मेंशन किया गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार समुद्रगुप्त आर्यावर्त राज्यों और आठवीं राज्यों को पराजित करके दक्षिण की ओर बढ़ा और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार 12 राज्यों को जो कि परास्त किए, यानी दक्षिण में 12 राज्यों को परास्त किए और अंततः यानी समुद्रगुप्त दक्षिण में कांची तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे बात आती है हमारे क्वेश्चंस में जो मेंशन है, जो पूछा गया वो कि समुद्रगुप्त के विजयों की दोहरी नीति क्या थी। यानी अब यहाँ पर विजय तो इन्होंने प्राप्त किया, तो अब इनकी नीति क्या रही थी ये हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात यह है कि समुद्रगुप्त अपने दिग्विजय के फलस्वरूप उत्तरी भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक कई विभिन्न राज्यों को जीता। समुद्रगुप्त ने इन विजय की कई राज्यों के प्रति अलग अलग नीति को अपनाया। तो ये अलग अलग नीति को अपनाया, जैसे उसने उत्तरी भारत के राज्यों एवं आठवीं राज्यों को विजय के पश्चात उसने इस राज्य के राजाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो क्वेश्चंस में तो यही पूछा गया था ना कि कुछ राजाओं को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट किया था, कुछ राजाओं को उन्होंने राज सिंहासन से हटाया और पुनः स्थापित मतलब पुनः उनको बिठाया था। तो यहाँ पे ये है कि कुछ राजाओं को जो उन्होंने नष्ट किया था वो उत्तरी भारत के राजा और आठवीं राज्य थे, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब पूरी तरह से वो इनका साम्राज्य का हिस्सा बना, तो अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन दक्षिण भारत के जो कि दक्षिण भारत के रूप में ऐसा नहीं था, जबकि दक्षिण भारत के विजय के पश्चात इसने अलग नीतियों को अपनाया, क्योंकि इसने दक्षिण के राज्यों अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, उन्हीं के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करा के, यानी कि जहाँ के वो राजा थे मतलब बस हराया, पराजित किया और उनको बोला कि हम आपको अपने साम्राज्य में नहीं मिला रहे। मतलब उनके राजा को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, बस पद से हटाया, मतलब कि अब आप मेरे अधीन हो, अधीन करके उनको वापस बैठा दिया कि हाँ आप राजा हो लेकिन आप मेरे अधीनता में हो, बस यही थी। तो अधीनता स्वीकार करा करके पुनः सिंहासन पर बैठाया। क्योंकि समुद्रगुप्त, अब यहाँ पे बात यह आती है कि क्वेश्चंस में पूछा गया था कि क्यों ऐसा नीति उन्होंने क्यों अपनाया, तो यहाँ पे आप देखिए मेंशन कर सकते हैं कि क्योंकि समुद्रगुप्त इस बात को भली भांति जानता था कि साम्राज्य में अधिक राज्य को मिला लेने से उसका संचालन उचित प्रकार से नहीं हो सकेगा, इसलिए उसने अपने विजयों में दोहरी नीति को अपनाया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक, जो कि हम कह सकते हैं एक पार्टिकुलर हमने राइटिंग लिखा। तो ये था हमारा आज के इस क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और ये करीब फ्रेंड्स अगर आप इसको देखोगे तो 600 वर्ड के आसपास है, और एक ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए 600 वर्ड मतलब एक ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैंने 5 पेजेस लगाया है, और 5 पेजेस मतलब काफ़ी है। आप इसको अगर PDF को देखोगे, जो कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ इसी तरह से लिखना है। ये मैंने जो ये लिखा है बहुत ही अच्छा है, मतलब परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जहाँ तक ये अच्छा लगा, मुझे इस क्वेश्चंस में जहाँ तक मतलब लिखना चाहिए, मुझे लगा कि हाँ ये ठीक ठाक है, मैंने इसको लिखा है। अब आपकी बारी ये है, जो लोग थोड़ा सा जानकार हैं इसके बारे में, तो आप लोग बताइएगा कि 50 में से आप इस क्वेश्चंस के लिए कितना स्कोर मुझे दोगे, कितना मार्क्स मुझे दोगे इस क्वेश्चंस के लिए। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं तो उनको बस करना ये है कि क्वेश्चंस आपने देखा किस तरह से लिखना है, आप इसको लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।